बैक और हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल। शाहू एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी चालू है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने जितना भी पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट जो था और उसकी जो हिस्ट्री थी, जिसमें हम लोगों ने पुरानी पीरियोडिक टेबल सारी पढ़ ली हैं, जितनी भी थी, तीन तरह की हमारे पास। और इसके बाद नई पीरियोडिक टेबल में भी हमने पढ़ लिया है, उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है ना, वो सारी हमने पढ़ ली हैं। और ड्रॉबैक पढ़ने की वहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन एक ड्रॉबैक मैं बता दूं, आज की पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन का प्लेस, ये एक ड्रॉबैक है कि उसका प्लेस नहीं है, और लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज के लिए अभी भी उतना ज्यादा सही प्लेस नहीं मिल पाया है, यही प्रॉब्लम है। अब डिटेल में तो जाने का टाइम नहीं है कि मैं डिटेल में उन सबको बताऊं, क्योंकि आज ही इसी लेक्चर में हमको पीरियोडिक टेबल पूरा फिनिश करना है। तो अगली जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है पीरियोडिक टेबल में, वो है उसकी पीरियोडिक ट्रेंड। तो हम लोग पढ़ने वाले थे पीरियोडिक ट्रेंड, और लास्ट टाइम हम लोगों ने 2 पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ भी लिए हैं, ठीक है। पीरियोडिक ट्रेंड, ठीक है। मैं एक ट्रेंड बताऊंगा और उस पर फटाक से 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे करवाऊंगा, और आपको उसको ध्यान देना है। बस उतने से ही क्वेश्चन आज तक पूछा गया है, उससे बाहर जनरली कुछ नहीं पूछा जाता। और लास्ट लेक्चर में जो चीजें बताई थी उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे मेंडलिप की पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कैरेक्टरिस्टिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह की चीजें भी तैयार करके रखिए। पीरियोडिक ट्रेंड में हम 2 ट्रेंड की बात कर चुके हैं। एक हमने पढ़ा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, डन, और दूसरा हमने पढ़ा है वैलेंसी, डन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या है, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में यह है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो ट्रेंड हम 2 जगह करते हैं, एक हम चेक करते हैं किसी भी चीज का ग्रुप में, और एक हम चेक करते हैं पीरियड में, ठीक है ना। ग्रुप में क्या है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, ऊपर से नीचे आने पे, नीचे से ऊपर जाने पे, क्योंकि ग्रुप क्या होते हैं, वर्टिकल लाइंस। पीरियड में हम देखते हैं लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट में किस तरह का चेंज आता है। इतनी ही चीजें हमारी मेन है। तो ग्रुप में अगर आप जाओगे, मान लो किसी ग्रुप को देखोगे, तो ग्रुप में आप देखेंगे कि जैसे कि मान लो अगर किसी आप ग्रुप में हैं, तो ग्रुप में क्या होता है कि टॉप टू बॉटम आने पे अगर हम बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, और लेफ्ट टू राइट जाने पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा इंक्रीज होते हैं। ये किसकी बात थी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। अगर बात किया जाए वैलेंसी की, तो वैलेंसी में क्या है, टॉप टू बॉटम सेम, ठीक है ना, टॉप टू बॉटम सेम, यानी कि एक ग्रुप की पूरी वैलेंसी सेम रहती है। जैसे कि पहला ग्रुप है हाइड्रोजन, पोटेशियम और इन पूरे जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सबकी वैलेंसी सेम है, सबकी वैलेंसी एक होती है। और अगर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाया जाए, तो फर्स्ट इंक्रीज, तो पहले तो इंक्रीज होती है, ठीक है, देन डिक्रीज, उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। क्योंकि लास्ट में जब आप पीरियड में चलोगे, तो लास्ट में आप ग्रुप नंबर 18 तक जाओगे, और ग्रुप नंबर 18 है नोबेल गैस का ग्रुप, और नोबेल गैस की वैलेंसी 0 ही होती है हमेशा। तो इस तरह से ये चीजें काम करती हैं। अब आगे कुछ और भी ट्रेंड पढ़ने का टाइम आ गया है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड पढ़ने वाले हम लोग। अगला ट्रेंड है हमारा एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, देखो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं आता कि टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप में ये चीज क्या हो रही है। वो तो आपको सीधा क्वेश्चन दे देंगे, कुछ एलिमेंट लिख के दे देंगे, और कह देंगे कि इसके एटॉमिक साइज के डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, दैट्स इट। तो वो आपको ट्रेंड पता होना चाहिए, तभी आप ये चीज कर पाएंगे। तो एटॉमिक साइज की बात किया जाए, तो एटॉमिक साइज क्या होता है। एटॉमिक साइज डिपेंड्स 2 चीजों पे करता है, यहाँ ध्यान रखो। एटॉमिक साइज किसी भी एलिमेंट का 2 बातों पे डिपेंड करता है। एक पहला होता है नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल की शेल कितनी है, पहला तो ये है। और दूसरा एटॉमिक साइज डिपेंड करता है न्यूक्लियर चार्ज पे, ठीक है। तो ये 2 बातों पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ शेल ज्यादा, यानी कि किसी भी एलिमेंट में अगर नंबर ऑफ शेल ज्यादा है, वैसे नंबर ऑफ शेल तो इनफाइनाइट होती है, लेकिन हम उतनी शेल की बात कर रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन है। तो किसी में भी नंबर ऑफ शेल ज्यादा है तो उसका साइज ज्यादा होगा, और अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, ठीक है ना, तो साइज कम होगा। तो अगर ये इंक्रीज होगा तो साइज भी इंक्रीज होगा, ठीक है ना। अगर नंबर ऑफ शेल ज्यादा है तो साइज भी बढ़ जाएगा, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ गया तो साइज डिक्रीज होगा। तो ये चीज याद रखिए, ठीक है। इसके बाद ये 2 बातें होती हैं। अब आपको पता है कि अब हमको ट्रेंड चेक करना है, तो ट्रेंड चेक करने के लिए हम देखते हैं ट्रेंड। तो सबसे पहले ट्रेंड हम देखेंगे ग्रुप में। तो ग्रुप में किसी भी चीज को समझने के लिए हम लोग पहला वाला ही ग्रुप ले लेते हैं जनरली। जो पहला ग्रुप है हमारा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस तरह से। तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है, इसका 2,1 है, इसका 281 है, इसका 2,881 है। आप देख सकते हो कि जैसे टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आते समय साइज बढ़, मतलब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जा रही है। नंबर ऑफ शेल बढ़ने का मतलब यह है कि साइज भी बढ़ रहा है। तो नंबर ऑफ शेल बढ़ी तो साइज भी बढ़ा, यानी कि टॉप टू बॉटम ग्रुप में क्या होगा, टॉप टू बॉटम साइज क्या होगा, इंक्रीज। ऊपर की एरो का मतलब यह है इंक्रीज, अगर नीचे लगाऊंगा तो मतलब डिक्रीज। तो यानी कि
हाँ, टॉप टू बॉटम यानी कि ऊपर से नीचे जैसे जैसे आएंगे नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है तो साइज बढ़ेगा। तो ग्रुप में क्या ट्रेंड है, ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ना है। और अगर बात किया जाए पीरियड की, और हाँ एक बात और, दूसरा इसका वाइस वर्सा है, यानी कि अगर ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है नीचे से ऊपर जाने पे साइज कम होता जाएगा। तो दूसरा तो वाइस वर्सा है, बस हम एक ही ट्रेंड को पढ़ेंगे कि ऊपर से नीचे आने पे बढ़ रहा है घट रहा है, बाकी दूसरा तो उसका जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, पीरियड का क्या है, पीरियड में कहानी कुछ ऐसी है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे नंबर ऑफ शेल तो चेंज नहीं होता, क्योंकि आपको पता है किसी भी, जैसे पीरियड नंबर 2 है तो पीरियड नंबर 2 में जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब में शेल सेम है। पीरियड नंबर 3 में जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में शेल सेम है। पीरियड नंबर 4 में जितने भी एलिमेंट है सब में 4 शेल है। तो जो नंबर ऑफ पीरियड उसका उतने ही उसमें शेल होते हैं। तो पहले पीरियड का एलिमेंट मतलब 1 शेल, दूसरे का पीरियड मतलब 2 शेल, तीसरे पीरियड का एलिमेंट मतलब 3 शेल, चौथे पीरियड का एलिमेंट मतलब 4 शेल, इस तरह से चलता है। तो पीरियड की बात किया जाए तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे शेल में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, शेल नहीं चेंज होगा, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज चेंज हो जाएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज चेंज होने की वजह से थोड़ा बहुत उसमें देखने को मिलेगा। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता है। और मैंने बताया कि अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज कम होगा। तो लेफ्ट टू राइट साइज क्या होगा, डिक्रीज यानी कम होगा। आगे बस इतना ही हमको यहां पे समझना है। तो एटॉमिक साइज का दो ट्रेंड है, टॉप टू बॉटम बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट घटेगा। 99% पीरियोडिक टेबल में ऐसा ही होता है कि अगर कोई चीज टॉप टू बॉटम आने पे बढ़ रही है तो वो लेफ्ट टू राइट जाने पे कम होगी, यानी कि जस्ट वाइस वर्सा इसका चलता है। अगर कोई चीज ऊपर से नीचे आने पे इंक्रीज हो रही है तो वो लेफ्ट टू राइट जाने पे जनरली डिक्रीज ही होती है। तो इस तरह का चीज देखने को मिलती है पीरियोडिक टेबल में। तो ये तो हो गई बेसिक बातें। इसके बाद कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। कुछ एलिमेंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इनको इनके साइज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी पहले सबसे बड़ा साइज फिर छोटा, इस तरह से करना है। ठीक है ना, ओके। तो ये रहे हमारे एलिमेंट। इसी तरह के एलिमेंट जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और कैल्शियम, ठीक, साइज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले ये होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए वो कौन से पीरियड का एलिमेंट है। और कौन से पीरियड एलिमेंट होने के लिए या तो आप पीरियोडिक टेबल के एस और पी ब्लॉक पूरे याद कर लीजिए, जो कि हमने याद करवाए हैं। और अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके इसका शेल पता कर लीजिए। तो सोडियम की बात किया जाए तो सोडियम है तीसरे पीरियड का एलिमेंट, तो यानी कि 3 शेल है, तीसरा पीरियड। मैग्नीशियम भी तीसरे पीरियड का एलिमेंट है, पहले पीरियड देखना है, ठीक है ना। और लिथियम है हमारा दूसरे पीरियड का एलिमेंट, पोटेशियम है चौथे का, और कैल्शियम भी चौथे का। तो पहली बात तो यह है कि जिसमें शेल नंबर ज्यादा है, जो ज्यादा बड़े पीरियड का एलिमेंट है, सबसे बड़ा साइज तो उसमें होगा। तो ये दोनों 4-4 हैं, इन दोनों का साइज बड़ा, दोनों चौथे पीरियड। अब फिर ये देखना पड़ेगा लेफ्ट राइट, तो कौन से लेफ्ट में है, जो क्योंकि अभी ट्रेंड हमने पढ़ा है लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज कम होता है, यानी कि जो लेफ्ट में है उसका साइज बड़ा है। लेफ्ट में कौन है, पोटेशियम। पोटेशियम के बाद दूसरे नंबर पे कैल्शियम, ठीक है ना। तो ये दो हमारे हो गए। इसके बाद ये 3 बचे हैं, इन तीनों का नंबर पहले आएगा क्योंकि ये तीसरे पीरियड के एलिमेंट है। तो तीसरे में फिर अब देखो लेफ्ट राइट, तो सोडियम लेफ्ट में है तो पहले सोडियम आना चाहिए, उसके बाद में मैग्नीशियम आना चाहिए, तो ये भी कट हो गए। लास्ट में लिथियम बच रहा है, तो सबसे छोटा साइज यहाँ पर लिथियम का ही होगा। आगे बात समझे। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं अगर आपको ट्रेंड पता है और एलिमेंट्स की सही स्थिति पता है कि कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में। देखो ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ एस और पी ब्लॉक को याद करके रखोगे तब भी काम चल जाएगा, इतना काफी, ठीक है ना। बहुत ज्यादा चक्करों में नहीं पड़ना है इसमें। फिलहाल आपको डी ब्लॉक की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो उसके बारे में सोचना छोड़ दो, सिर्फ एस और पी ब्लॉक पढ़ लो, वही काफी है। बिकॉज एस एंड पी ब्लॉक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी होते हैं, ये सारी बातें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ी हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया एक क्वेश्चन। अब चलो एक उसमें ले लेते हैं, नॉन मेटल्स में भी ऐसा ही कुछ। ठीक है, पहला काम फिर से वही, सबसे पहले वो लिखो कौन कौन से शेल का है, कौन कौन से पीरियड है। तो कार्बन सेकंड पीरियड में आता है, सल्फर थर्ड पीरियड में, ये भी सेकंड, फ्लोरीन भी सेकंड, और ये थर्ड। तो कुल मिला के सबसे बड़ा साइज तो थर्ड पीरियड का होगा। तो थर्ड पीरियड के दो एलिमेंट है, सल्फर और क्लोरीन। अब देखो लेफ्ट राइट, जो लेफ्ट में है उसका साइज बड़ा है, तो सल्फर पहले आता है, एटॉमिक नंबर 16 है, क्लोरीन इसके बाद में आता है, ठीक है ना। तो ये दोनों हो गए। इसके बाद ये सारे के सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, तो क्या देखना है, वही लेफ्ट राइट, जो लेफ्ट में है वो बड़ा है। तो सबसे लेफ्ट में है कार्बन, तो सबसे बड़ा साइज यहाँ पे कार्बन का होना चाहिए। उसके बाद इन तीनों में पहले नाइट्रोजन आता है, उसके बाद ऑक्सीजन आएगा, और लास्ट में आएगा फ्लोरीन। तो ये हो गया इसका एटॉमिक साइज, ठीक है ना। सबसे बड़ा साइज सल्फर का और सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का। तो इस तरह से ये एलिमेंट एटॉमिक साइज के ऊपर करते हैं। तो यहाँ पर एटॉमिक साइज हमारा होता है खत्म। एक चीज इसमें और देख लेते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला है हमारा एटॉमिक साइज इन आयंस,
यानी कि अगर बात किया आयंस की तो एटॉमिक साइज क्या होगा, आयन समझते हो ना, वही पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना। जैसे कि मान लो अगर दिया हुआ है सोडियम एंड सोडियम प्लस, तो पूछ ले इन दोनों में से किसका साइज छोटा है, या मान लो जैसे दिया हुआ है फ्लोरीन एंड फ्लोरीन माइनस, वो पूछे इन दोनों में बताओ किसका साइज बड़ा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में तो इसमें आप दो बातें लिख लो, ध्यान रखो एकदम, कभी भी केटायन का साइज, जो केटायन होता है, केटायन का साइज हमेशा छोटा होता है अपने पेरेंटल एटम से, पेरेंटल एटम से, आ रही बात समझे। यानी कि केटायन, यानी कि जैसे इन दोनों में है तो ये है पेरेंटल एटम यानी कि सोडियम है, और ये सोडियम का केटायन है, तो इसका साइज हमेशा इससे छोटा होगा, यानी कि सोडियम बड़ा होगा, आ रही बात समझ में। तो यानी कि सोडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन सोडियम प्लस, मैग्नीशियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन मैग्नीशियम प्लस, एंड एल्यूमिनियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम प्लस, ठीक है ना। ट्रेंड देखने को मिलते हैं। तो ये तो बात हो गई केटायन की। एनायन में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, एनायन में क्या होगा, एनायन में इसका जस्ट अपोजिट देखने को मिलेगा। एनायन में तो एनायन का साइज हमेशा बड़ा होता है, एनायन में एनायन का साइज बड़ा होगा अपने पेरेंटल एटम से, पेरेंटल एटम। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि F-1 का साइज F से बड़ा है, O-2 का साइज O से बड़ा है, और N-3 का साइज N से बड़ा है, ठीक है ना। तो इस तरह से ध्यान रखना है। Cl-1 क्लोराइड का साइज हमेशा क्लोरीन से बड़ा है। तो समझ में आ गई बात नहीं। अब इसका कारण क्या होता है, ये इतना टाइम नहीं है यहाँ पे बताने का, बहुत ज्यादा टाइम निकल जाएगा उसमें। मेन बात यह है कि अगर कैटायन है तो कैटायन का साइज अपने पेरेंटल एटम से हमेशा छोटा, ठीक है। सोडियम बड़ा सोडियम प्लस से, मैग्नीशियम बड़ा मैग्नीशियम प्लस से। इसमें उल्टा होता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज, सिंपल सी बात है, अगर किसी चीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो साइज बढ़ रहा है, अगर किसी चीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो साइज कम हो रहा है। दैट्स इट, एक लाइन में ये समझो, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो पहला एटॉमिक ट्रेंड था वो खत्म हो गया। अब आगे इस पे जैसे क्वेश्चन आएंगे वो आप कर लेना, बहुत ज्यादा समय नहीं है इनको इलेबोरेट करने का, तो यहीं पर हम खत्म करते हैं इसको। सेकंड है हमारा, देखो जो मेन कैरेक्टर हैं जिस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उनकी बात करने वाले हैं। अगला है एटॉमिक साइज के बाद में अगला है हमारा मेटलिक कैरेक्टर, ठीक है ना। मेटलिक कैरेक्टर, मेटलिक कैरेक्टर पूरी तरह से डिपेंड करता है, लगभग पूरी तरह से सेम वही ट्रेंड चलता है, याद रखना। मेटलिक कैरेक्टर का वही ट्रेंड है जो एटॉमिक साइज का ट्रेंड है, एटॉमिक साइज के ट्रेंड को ही फॉलो करता है। कैसे मेटलिक कैरेक्टर, अब कैसे क्या होता है ये चीज क्यों निर्भर करती है, देखो जिसका साइज बड़ा है, सिंपल सी बात समझो, मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटल क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो जिस एलिमेंट का साइज जितना बड़ा होगा वो उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकेगा, ये है कॉन्सेप्ट। साइज बड़ा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो मतलब वो एक अच्छा मेटल है, समझ में आ रही बात। तो बस यही है, तो मेटलिक कैरेक्टर बिल्कुल एटॉमिक साइज है। तो ट्रेंड क्या है ग्रुप में अगर बात किया जाए तो सेम वही ट्रेंड है जो एटॉमिक साइज का था, यानी कि टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम इंक्रीज, ऊपर से नीचे आने पे मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। और पीरियड की बात किया जाए तो पीरियड में आपने देखा होगा कि लेफ्ट में मेटल है और सबसे राइट में जाके नॉन मेटल है, तो जाहिर सी बात है लेफ्ट टू राइट जाके मेटलिक कैरेक्टर कम हो रहा है। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, आगे बात लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, तो राइट टू लेफ्ट इंक्रीज, आगे बात हमने ग्रुप में टॉप टू बॉटम मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज, एटॉमिक इंक्रीज। तो मैंने बताया कि दोनों में ट्रेंड सेम है, जो एटॉमिक साइज का जो ट्रेंड है सेम वही ट्रेंड मेटलिक कैरेक्टर का भी है, ठीक है। तो अब इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। अब इनको मेटलिक कैरेक्टर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है ना, यानी कि जो सबसे ज्यादा मेटलिक है उसको पहले, फिर बाद में उससे कम, इस तरह से करना है काम। तो एग्जांपल के तौर पे जरा क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, इतने एलिमेंट हैं, सारे एक पीरियड के ले लिए मैंने, तो इनको मेटलिक कैरेक्टर में लगाना है। तो मैंने कहा था मेटलिक कैरेक्टर या तो ट्रेंड याद रखो या फिर ऐसे याद रखो कि एटॉमिक साइज का जो ट्रेंड है सेम वही वाला ट्रेंड है। तो सारे के सारे थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, ये भी थर्ड पीरियड थर्ड पीरियड थर्ड पीरियड थर्ड पीरियड थर्ड पीरियड थर्ड पीरियड, सारे थर्ड पीरियड के हैं, तो पीरियड तो सेम ही हो गया इनका, और यानी कि शेल सेम हो गई। तो अब क्या देखना पड़ेगा हमको, लेफ्ट राइट, कि कौन लेफ्ट में है कौन राइट में। अगर अलग अलग पीरियड के होते तो हम थोड़ा ग्रुप वगैरह भी चेक करते, लेकिन सारे एक ही पीरियड के, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो सारे थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, तो अब हमें ये देखना है जो लेफ्ट में है वो बड़ा है और जो राइट में है वो छोटा है, ठीक है ना। ये तो हो गया एटॉमिक साइज। अब मेटलिक कैरेक्टर क्या है,
भाई मेटल्स क्या है, जो लेफ्ट में है वो मेटल है और जो राइट में वो नॉन मेटल। तो सबसे ज्यादा इन सब में सबसे लेफ्ट में कौन है? सबसे पहला एलिमेंट आता है सोडियम, सोडियम के बाद में आएगा हमारा मैग्नीशियम, ठीक है ना, सोडियम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आपको पता है आता है अगला एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हो गया। इसके बाद इसके बाद नंबर आएगा सिलिकॉन का, एटॉमिक नंबर 14 है। सल्फर और क्लोरीन में आपको पता है सल्फर पहले आएगा और लास्ट में आएगा क्लोरीन। तो ये हो गया इसका ट्रेंड। तो सबसे ज्यादा मेटलिक पूरे एलिमेंट्स में कौन है? सबसे ज्यादा सोडियम, मैग्नीशियम, और सबसे कम मेटलिक है क्लोरीन, बिकॉज क्लोरीन इज नॉन मेटल। एक बात और, ऐसे ट्रेंड में नॉन मेटल्स को भी रखा जा सकता है। ये मत सोचना कि मेटलिक ट्रेंड में ये नॉन मेटल्स कहां से रख दिए, भाई नॉन मेटल्स में भी मेटलिक कैरेक्टर, मतलब हर चीज के अंदर मेटलिक नॉन मेटलिक कैरेक्टर है। बस ये है कि जो कैरेक्टर ज्यादा है, मेटलिक ज्यादा है तो हम बोल देते हैं ये मेटल है, नॉन मेटलिक ज्यादा है तो हम बोल देते हैं वो नॉन मेटल है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सल्फर या क्लोरीन को रख के कोई गलती हो गई है, इनको रखना भी चाहिए। हमको सिर्फ ट्रेंड चेक करने हैं कि इधर से उधर जाने पर ट्रेंड में क्या चेंज आ रहा है। दूसरा इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि ठीक है, मान लो इतने एलिमेंट हैं, तो सबसे पहले कि कौन कौन से पीरियड के एलिमेंट हैं। तो लिथियम सेकंड पीरियड में आता है, पोटेशियम चौथे पीरियड में आता है, बेरिलियम, बेरिलियम भी आता है दूसरे पीरियड में, फ्रांसियम, फ्रांसियम आएगा सबसे लास्ट यानी कि 7th पीरियड का एलिमेंट है, और सीजियम है 6th पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जितना साइज बड़ा मेटलिक कैरेक्टर उतना ज्यादा, यानी कि सबसे ज्यादा साइज किसका बड़ा होना चाहिए? फ्रांसियम का। तो नंबर 1 पे फ्रांसियम है। फ्रांसियम के बाद सीजियम होना चाहिए, तो सीजियम आ गया। उसके बाद पोटेशियम होना चाहिए, चौथे पीरियड का है, पोटेशियम आ गया। ये दोनों एक पीरियड के हैं। जब दोनों चीजें एक पीरियड की हो तब लेफ्ट राइट चेक करना है। लिथियम लेफ्ट में है, बेरिलियम राइट में है, तो यानी कि लिथियम मेटलिक कैरेक्टर ज्यादा है और बेरिलियम का कम है। आगे में तो इस तरह से मेटलिक कैरेक्टर चेक करने हैं, चाहे वो मेटल्स में दिए हो चाहे नॉन मेटल में दिए हो। आपको बस ट्रेंड पता होना चाहिए। ट्रेंड क्या है? टॉप टू बॉटम मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज लाइक एटॉमिक साइज एंड लेफ्ट टू राइट मेटलिक कैरेक्टर विल डिक्रीज लाइक एटॉमिक साइज। तो सेम वही वाले ट्रेंड है, उनमें कुछ फर्क ज्यादा नहीं देखने को मिलने वाले। तो दो हो गया हमारा, एटॉमिक साइज हो गया और मेटलिक कैरेक्टर हो गया। नॉन मेटलिक कैरेक्टर की अगर बात किया जाए, नॉन मेटलिक वो जस्ट इसका अपोजिट होगा, ठीक है ना। नॉन मेटलिक कैरेक्टर, नॉन मेटलिक में क्या होगा? वही जो चीज चली आ रही है। जैसे कि अगर ग्रुप की बात किया जाए तो मेटलिक में ग्रुप टॉप टू बॉटम बढ़ता था, तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो ग्रुप में अगर बात की जाए टॉप टू बॉटम तो डिक्रीज। क्यों? क्योंकि नॉन मेटलिक कैरेक्टर मेटलिक कैरेक्टर का जस्ट अपोजिट होगा, इसलिए। अगर देखा जाए पीरियड में क्या होगा? लेफ्ट टू राइट की अगर बात किया जाए तो आप खुद समझो, लेफ्ट टू राइट में पीरियोडिक टेबल में जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सारे के सारे राइट साइड में हैं। तो जाहिर सी बात है लेफ्ट टू राइट जाने पे नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तभी तो नॉन मेटल्स उधर हैं। तो यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पे ये इंक्रीज होता है। तो मैंने कहा ना कि ये जस्ट एक दूसरे का अपोजिट देखने को मिलते हैं। तो मेटलिक कैरेक्टर एटॉमिक साइज से मेल खाता है, नॉन मेटलिक कैरेक्टर उससे जस्ट अपोजिट है। तो अगर मान लो एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि 4-5 एलिमेंट दे दिए गए हों, मान लो दिया गया हो फ्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लिथियम, ठीक है ना। ये 5 एलिमेंट दिए गए हैं। इनको नॉन मेटलिक कैरेक्टर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई से भी ऑर्डर में लगा दो। यानी कि सबसे पहले सबसे ज्यादा नॉन मेटलिक, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम। तो इसमें दो तरीके हैं, या तो आप मेटलिक कैरेक्टर लिख दो पहले इनका और उसका अपोजिट कर दो, क्योंकि नॉन मेटलिक जस्ट मेटलिक का अपोजिट होगा, या जो आपको ठीक लगे वैसा कर दो, ठीक है ना। मेरे लिए आसानी रहता है, हमेशा बड़े से छोटे क्रम में लिखना पसंद करता हूँ ताकि आसान लगता है। तो जो आपको सेट बैठे आप वैसा कीजिए। सारे के सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, ये भी सेकंड, ये भी सेकंड, ये भी सेकंड, सब सेकंड पीरियड के हैं। जब सेकंड पीरियड के हैं तो अब बस आपको लेफ्ट राइट चेक करना है कौन सा लेफ्ट में है। तो जो लेफ्ट में है वो नॉन मेटलिक कम है, जो राइट में है वो नॉन मेटलिक ज्यादा है। सबसे ज्यादा राइट में इन सब एलिमेंट में आएगा फ्लोरीन। तो सबसे ज्यादा नॉन मेटलिक एलिमेंट फ्लोरीन ही होता है, याद रखना वैसे भी, ठीक है ना। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा नॉन मेटलिक कैरेक्टर अगर किसी एलिमेंट में है तो वो फ्लोरीन में है। फ्लोरीन के आगे पड़ेगा नियॉन। नियॉन एक नोबेल गैस है। नोबेल गैस में कोई भी ट्रेंड जनरली फॉलो नहीं करता। नोबेल गैस में जो पीरियड नंबर 18 है, सॉरी जो ग्रुप नंबर 18 है, 18 है, उसमें मैक्सिमम ट्रेंड काम नहीं करते, ठीक है ना। उनमें काफी सारे एक्सेप्शन पाए जाते हैं, तो उनको छोड़ दो, वो क्वेश्चन में दिखेंगे भी नहीं कभी। तो सबसे ज्यादा नॉन मेटलिक है फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद में उसके जस्ट बगल में है ऑक्सीजन, ये हो गया। उसके बाद आएगा नाइट्रोजन, हो गया। फिर कार्बन और लिथियम बचा। तो आपको पता है कि लिथियम तो मेटल है, तो वो सबसे कम नॉन मेटलिक है, तो कार्बन अगला नंबर आना चाहिए और लास्ट में आएगा लिथियम। तो इस तरह से नॉन मेटलिक कैरेक्टर भी निकाले जा सकते हैं। आगे बात समझे। तो ये हो गई अगली प्रॉपर्टी।
नॉन मेटलिक करेक्टर की। तो आप लोगों ने पढ़ तो रखा है, बस यहाँ पर यह है कि जल्दी से जल्दी हम इनको सिर्फ रिवीजन के तौर पर पढ़ रहे हैं। तो ये वाला ट्रेंड भी हमारा हो चुका है। और इसके बाद अगले ट्रेंड की अगर हम बात की जाए, मेटलिक हो गया, नॉन मेटलिक हो गया, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सब हो चुके हैं। अब कुछ छोटी मोटी और देख लिया जाए। जैसे एक हमारा है करेक्टर आयोनाइजेशन एनर्जी, या इसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी। इंथैल्पी भी बोलते हैं, एनर्जी भी बोलते हैं, दोनों बातें, ठीक है ना। तो दोनों नाम से आ सकता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, किस एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, तो यही है। तो देखो पहले तो ये पता होना चाहिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। जैसे कोई भी एलिमेंट है तो हर एलिमेंट का अपना एटम होता है, सही है। तो एटम के अंदर क्या होते हैं, बीच में न्यूक्लियस होता है, बाहर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सब बातें पता है। तो आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल कहते हैं, ये बात भी पता है। तो वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, बात समझ आ रही है, एटम है, बीच में न्यूक्लियस है, बाहर शेल में इलेक्ट्रॉन्स है। तो आउटर मोस्ट जो सबसे आखिरी शेल है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा कैसे, जब आप एटम को एनर्जी दोगे किसी भी फॉर्म में, चाहे लाइट के फॉर्म में, चाहे टेम्परेचर, चाहे मतलब थर्मल हीट के फॉर्म में, या फोटॉन्स के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में जब उसको एनर्जी दोगे तो वो एक्साइट होकर तब उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, ये है तरीका। तो अब इलेक्ट्रॉन, अब एटम में से, एलिमेंट में से अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो क्या करना है, उसको एनर्जी देनी है। तो जितनी एनर्जी उसको देनी है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। आ रही बात समझ में, क्या मतलब हुआ कि एक एलिमेंट को आयोनाइज करने के लिए, भाई आयोनाइज कैसे होगा, या तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करो या रिमूव करो, तो यहाँ पे रिमूवल की बात हो रही है। किसी भी एलिमेंट में से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बात तो पता है। तो जितनी एनर्जी चाहिए उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो डेफिनेशन इसकी ये है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी कोई भी एलिमेंट की बात करो उसका गैसियस फॉर्म में हमको वो चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी कि एलिमेंट को आयोनाइज किया जा रहा है, कैसे, एनर्जी देके, बदले में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो इसमें भी ट्रेंड आता है, तो इसमें भी ट्रेंड पूछा जाएगा कि इसमें भी ट्रेंड क्या है, इसमें भी क्वेश्चन आता है। तो ट्रेंड वही हम एक तो ग्रुप में चेक करेंगे और एक हम चेक करेंगे पीरियड में। अरे बस में ग्रुप और पीरियड में हमको ट्रेंड चेक करना है। तो एक बात को समझो, जिस एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन निकलना आसान है, ठीक है ना, जिस एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन निकलना आसान है, यानी कि जिनमें मेटलिक कैरेक्टर है, तो वो उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं देंगे, भाई उनको, उनसे तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब जिस एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन निकलना बड़ा मुश्किल होता है तो उनको काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। बात समझ आ रही नहीं आ रही है। जैसे कि जो मेटल्स होते हैं तो उनमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन मुश्किल से निकलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि नॉन मेटल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, वो उनको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, समझ रहे हो। और मेटल्स को ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि मेटल्स की टेंडेंसी वैसे भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की है, तो वो थोड़ी एनर्जी में भी इलेक्ट्रॉन निकाल के दे देंगे। तो सेम बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, तो खुद समझो क्या है। अगर बात किया जाए ग्रुप में टॉप टू बॉटम, तो आपको पता है ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है, मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ती है। अगर एलिमेंट की खुद की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की है तो उसको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं चाहिए, वो थोड़ी सी एनर्जी में भी दे देगा। तो यानी कि टॉप आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, ऑफ एनर्जी, कितनी एनर्जी देनी है, तो ऊपर से एनर्जी की जरूरत ज्यादा नहीं होगी क्योंकि एलिमेंट का खुद का कैरेक्टर मेटलिक है, तो आप इलेक्ट्रॉन, तो बस टॉप टू बॉटम आने पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, कम होती है, ठीक है। और अगर पीरियड की बात किया जाए तो पीरियड में तो देखो बड़ा सिंपल मामला है। पीरियड में तो आप हमेशा याद रखो, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर, राइट जैसे जैसे आप राइट की तरफ बढ़ोगे नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, यानी कि उधर की साइड नॉन मेटल्स है। अब नॉन मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल काम है, तो उनको एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होगी। तो अगर इसकी बात किया जाए तो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। और मैंने पहले भी बोला है कि जो भी चीज जनरली लेफ्ट टू टॉप टू बॉटम आने पे कम हो रही है तो वो लेफ्ट टू राइट जाने पे जनरली बढ़ती है। पीरियोडिक टेबल में इस तरह का ट्रेंड देखने को मिलता ही है, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी समझ में आ गई, कितनी एनर्जी देके उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। अगर मेटलिक कैरेक्टर है, टॉप टू बॉटम आने पर, ऊपर से नीचे आने पर मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी की जरूरत ज्यादा नहीं है, कम एनर्जी में भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटल्स आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत, सॉरी एनर्जी की जरूरत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो क्वेश्चन दे दिया गया
आयोनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में इनको लगाना है सपोज कीजिए, तो देख लेते हैं। जैसे कि हमारा हो गया पोटेशियम, एल्यूमिनियम, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इनको आयोनाइजेशन एनर्जी के फॉर्म में लगाना है, ठीक है ना, कि किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी की, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर है, तो यानी कि सबसे ज्यादा किसको जरूरत पड़ेगी, तो देखो जिसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा और मेटेलिक कैरेक्टर जितना कम होगा, सबसे ज्यादा एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। तो आप जो ट्रेंड जैसा चाहो फॉलो करना वैसा कर दो। सबसे पहले देखो ये चौथे पीरियड का है, एल्यूमिनियम तीसरे पीरियड का है, ये दूसरे पीरियड का है, सोडियम तीसरे पीरियड का है, मैग्नीशियम तीसरे का है और कैल्शियम चौथे पीरियड का है। तो सबसे पहले तो चौथे पीरियड वाले देख लो, इनसे इलेक्ट्रॉन सबसे आसानी से निकलेगा, इनसे इलेक्ट्रॉन सबसे आसानी से निकलेगा, तो सबसे आसानी से निकलेगा पोटेशियम से, उसके बाद कैल्शियम से, ठीक है ना। मैं आयोनाइजेशन एनर्जी का इस बार उल्टा वो कर रहा हूं, सबसे ज्यादा एनर्जी जो लास्ट में आएगा उसमें से जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये दो हो गए, इसके बाद ये बचा, ये बचा, ये बचा, फिर इसमें हमारा सबसे पहले आएगा सोडियम, इसके बाद हमारा आएगा मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, लास्ट में हमारा आएगा लिथियम। तो सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए किसको, क्योंकि देखो ये सब इन सब में मेटलिक कैरेक्टर ज्यादा है थोड़ा बहुत, तो ट्रेंड के हिसाब से जो ट्रेंड बोलता है वो ट्रेंड यही कह रहा है कि टॉप टू बॉटम आने पर एनर्जी कम होती है, मतलब टॉप टू बॉटम आने पे आयोनाइजेशन एनर्जी कम चाहिए होगी और लेफ्ट टू राइट जाने पे एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये तीनों के तीनों एक ही पीरियड के एलिमेंट हैं, तो सबसे राइट में कौन है, एल्यूमिनियम, यानी कि एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल है बजाय मैग्नीशियम के, सोडियम के। सोडियम में मेटलिक कैरेक्टर ज्यादा है, आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, मैग्नीशियम में थोड़ी मेहनत लगेगी, एल्यूमिनियम में और भी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी का ये ट्रेंड काम करता है। एक हम इसको नॉन मेटल्स के एग्जांपल से भी समझेंगे। एक नॉन मेटल्स का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आयोनाइजेशन एनर्जी मान लो दे दिया गया है फ्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ठीक। इनमें आयोनाइजेशन एनर्जी की, अब ये सारे के सारे यहां पर जो मुझे दिख रहे हैं ये सारे के सारे हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। हमेशा याद रखना आयोनाइजेशन एनर्जी कंफ्यूज करती है, तो बस तुम्हें ये याद रखना है अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितनी एनर्जी देनी है। मेटलिक कैरेक्टर ज्यादा है तो एनर्जी कम देनी है, नॉन मेटलिक कैरेक्टर ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा देनी है। और आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या है, यानी कि किसको ज्यादा एनर्जी देनी है। तो इन सबको अगर देखा जाए तो ये सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, ये भी थर्ड का है, ये सेकंड का है, ये भी सेकंड का है और ये थर्ड पीरियड का है, ठीक है। तो थर्ड पीरियड वालों को तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी क्योंकि टॉप बॉटम तो वो नीचे, सेकंड पीरियड वालों को देनी पड़ेगी। तो यानी कि पहली बात सेकंड पीरियड में देखो, अब सेकंड पीरियड में जो जितना राइट में है वो ज्यादा एनर्जी लेगा क्योंकि वो ज्यादा नॉन मेटलिक है। तो सबसे राइट में कौन है, फ्लोरीन। और अभी बताया भी था कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा मेटलिक कैरेक्टर वाला एलिमेंट, तो सबसे ज्यादा एनर्जी फ्लोरीन को चाहिए। फ्लोरीन के बाद में ऑक्सीजन चाहिए, फिर नाइट्रोजन को चाहिए। अच्छा हाँ, इन चीजों में कुछ एक्सेप्शन भी देखने को मिलते हैं, काफी सारी जगह एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन 10 तक में इन सब चीजों में 10 तक में कहीं पे भी एक्सेप्शनल केस नहीं लिखे हुए हैं। तो आपको एक्सेप्शन फॉलो नहीं करना है, आपको डायरेक्ट जैसा बताया जा रहा है वैसे ही करना है, यानी कि जो ट्रेंड बोल रहा है वही करना है। में भी एक्सेप्शन देखते हैं, कहीं कहीं पूरा पीरियड या पूरा ट्रेंड फॉलो कर रहा है, लेकिन कहीं पर बीच में एलिमेंट ऐसे होते हैं जो ट्रेंड फॉलो नहीं करते, तो आपको उसको इग्नोर करना है। फिलहाल जो ट्रेंड बोलता है वही मानना है। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तक हो गया, ये सारे के सारे सेकंड पीरियड के थे। अब आ जाओ थर्ड पीरियड में। थर्ड पीरियड में भी वही केस, जो जितना राइट में उतना ज्यादा एनर्जी उसको चाहिए होगी। तो यानी कि अगला नंबर है क्लोरीन का। क्लोरीन के बाद सल्फर उधर बैठता है, सल्फर, लास्ट में आएगा फास्फोरस। आ रही बात समझे? तो ये ट्रेंड हो गया किसका, आयोनाइजेशन एनर्जी का। कुछ एक्सेप्शन इसमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, अगर बोला जाए आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर है, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से ज्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा नॉन मेटलिक है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है, क्या होता है कि नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। हालांकि नाइट्रोजन लेफ्ट में है,
होनी चाहिए थी ऑक्सीजन की ज्यादा, तो ये एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है। इसी तरह से और भी कुछ एक्सेप्शन है कहीं कहीं पे, जैसे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में भी ये केस है। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में अगर चेक किया जाए तो एल्यूमिनियम की ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है। तो इस तरह के कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन आप लोगों को जरूरत नहीं है उसकी, वो आप लोगों के में नहीं पूछा जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया। इसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है, इनको अलग मत समझो, दोनों एक ही चीज है। इसके बाद अगला ट्रेंड हम देखेंगे, इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी जस्ट अपोजिट है आयोनाइजेशन एनर्जी के। आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है कि एक एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, बदले में उसको एनर्जी दी जाती है। मींस वी आर गिविंग एनर्जी एंड इट रिमूव्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाता है। यहां पर क्या होगा कि उसको इलेक्ट्रॉन देना है, एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, यानी कि एनायन बनाना है, और जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो उसमें से एनर्जी निकलेगी। तो ये चीज यहां पे देखने को मिलने वाली है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन इन इंथैल्पी नहीं, एफिनिटी, एक्चुअली इट्स एफिनिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी मींस क्या होता है, द अट्रैक्शन, ठीक है ना, द लविंग स्पीशीज, यानी कि किसी भी चीज के पर, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है यानी कि एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स के प्रति कितनी एफिनिटी है, यानी कि उसको इलेक्ट्रॉन की कितनी जरूरत है। तो जो नॉन मेटल होते हैं इलेक्ट्रॉन की जरूरत ज्यादा है, ठीक है ना। तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके, मतलब नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो नॉन मेटल जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज दे वांट इलेक्ट्रॉन। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो बिल्कुल यही ट्रेंड रहेगा यहाँ पर। इसके ट्रेंड की बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय एन एटम, एक एटम या एक एलिमेंट द्वारा जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज की जाती है, कब, जब उसको इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है उसके अंदर, व्हेन इट ऐड वन इलेक्ट्रॉन, तो उस एनर्जी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो बात समझ में आ रही है? तो बस यही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर ट्रेंड की बात किया जाए तो ट्रेंड ग्रुप में और पीरियड में। तो एक बात को समझो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नॉन मेटल्स में होती है, यानी कि वो, उनको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे, बिकॉज दे वांट इलेक्ट्रॉन, ठीक, उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे। ग्रुप की बात किया जाए तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पे, ऊपर से नीचे आने पे मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है। अब मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम हो रही है, तो यानी कि वो ज्यादा एनर्जी नहीं देंगे। तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आने पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो डिक्रीज होती है, यानी कि ऊपर से नीचे आने पे मेटल्स ज्यादा देखने को मिलते हैं, मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो वो एनर्जी नहीं देने वाले, बिकॉज दे डोंट नीड इलेक्ट्रॉन, उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो राइट की साइड में ही सारे नॉन मेटल्स हैं, तो वो तो उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एनर्जी भी ज्यादा देंगे, तो लेफ्ट टू राइट में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। एक मेन चीज यहां पे ध्यान रखना है, क्या, इसमें एक लगता तो ऐसा है कि अगर इस ट्रेंड के हिसाब से चला जाएगा तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए फ्लोरीन की, लेकिन ये एक्सेप्शन है, फ्लोरीन की नहीं होती। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है हमारी क्लोरीन की। तो क्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एलिमेंट। तो बस ये याद रखो कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की है। और अगला टर्म हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों में फर्क है, ये दोनों अलग टर्म्स है, ठीक है ना। बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, बट बोथ आर डिफरेंट। तो एक ऐसा ट्रेंड है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो क्लोरीन में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि क्लोरीन इज द हाईएस्ट, द मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो इसको आप ध्यान रखें। बाकी नॉन मेटलिक कैरेक्टर वाले जितनी भी चीजें हैं सब में फ्लोरीन ही सबसे आगे है, लेकिन इस चीज में क्लोरीन सबसे ज्यादा है। तो ट्रेंड के बाद कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर भी। मान लो एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक, 3, 3, 6 एलिमेंट दिए हुए हैं, इनको इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के क्रम में लगाना है। तो ऐसी क्वेश्चन करने के लिए आज यही मेन चीज है कि आपको ट्रेंड पता होना चाहिए। तो ट्रेंड लगाने से पहले सबके पीरियड लिख दो। पीरियड लिखने कौन से पीरियड का एलिमेंट है, ग्रुप नहीं लिखना है, सिर्फ पीरियड ही लिख दो इनके। ग्रुप लिख सको तो और बहुत अच्छी बात है। पीरियड फिलहाल इसका 3 है, इसका भी तीसरे पीरियड का है,
ये दूसरे पीरियड का है, दूसरे पीरियड का, तीसरे पीरियड का और ये दूसरे पीरियड का, ठीक है। टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। अभी लिखा है ना हमने कम होती, क्योंकि मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो उनको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, वो एनर्जी नहीं देने वाले। जो ऊपर है जितना ज्यादा वो उतना ज्यादा एनर्जी देंगे। तो यानी कि पहली जो जंग है वो सारे सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट में, सेकंड में नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है। लेकिन मैंने कहा कि यहाँ पर एक एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, क्लोरीन। तो अगर क्लोरीन है तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसी की है, तो सबसे पहले तो क्लोरीन को लिख दो। तो क्लोरीन को तो लिखना ही पड़ेगा। अब क्लोरीन को लिखने के बाद इन सब में थोड़ा बहुत देखा जा सकता है इनमें क्या है। मैंने कहा कि एक्सेप्शनल केस हम यहाँ पे नहीं देखने वाले, एक्सेप्शन होते हैं लेकिन 10 तक में कहीं पे भी एक्सेप्शन का जिक्र नहीं देखने को मिलता, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्लोरीन की होगी। फिर अब बात करेंगे सेकंड पीरियड में। तो सेकंड पीरियड में फ्लोरीन ज्यादा नॉन मेटलिक है, तो यानी कि ज्यादा एनर्जी देगा, राइट में है। उसके बाद आएगा ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये सारे हो गए ऑक्सीजन, और फिर आएगा नाइट्रोजन, ठीक है। इतने हो गए। लास्ट में हमारा क्या बच रहा है, सल्फर है, फास्फोरस। फिर वही बात, जो राइट में है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, यानी कि सल्फर, और लास्ट में है हमारा फास्फोरस। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है। सब कुछ ठीक है, बस यही थी कि क्लोरीन को आपको याद रखना पड़ेगा, सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि क्लोरीन वो एलिमेंट है जिसको इलेक्ट्रॉन मिले तो वो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, एक लाइन में अगर बोली जाए बात तो। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर मान लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर मान लो, फिर से एक क्वेश्चन दे दिया गया, आयोडीन, अस्टाटाइन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और क्लोरीन, ठीक है ना। सारे के सारे एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, ये सारे के सारे एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, 17th ग्रुप, जिसको हम हेलोजन ग्रुप भी कहते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, याद करो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टाटाइन, इसका कोड है फिर कल बाहर आई अंटी, एटी मींस अंटी अस्टाटाइन, ठीक है। अब इसको इनको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, तो आपको याद रखना है कि कुछ भी हो, अगर क्लोरीन है तो सबसे ज्यादा तो क्लोरीन ही है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो क्लोरीन की है। क्लोरीन के बाद में अब आप ट्रेंड फॉलो कर सकते हो, जो जितना ऊपर की साइड है, ठीक है ना, जो जितना ऊपर है, क्योंकि टॉप टू ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, तो जो जितना ऊपर है वो उतना ज्यादा है। तो सबसे ऊपर इन सब में कौन बैठेगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आना चाहिए था, क्लोरीन तो सबसे ज्यादा है, तो उन दोनों की तो बात हो चुकी है, खत्म करो। इसके बाद इन तीनों में सब, अब अगला नंबर आएगा ब्रोमीन का, ब्रोमीन के बाद में आएगा आयोडीन का, और लास्ट में आएगा अस्टाटाइन का, ठीक है। तो यानी कि इन पांचों एलिमेंट सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा कौन, इलेक्ट्रॉन मिलने पर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन, लास्ट में अस्टाटाइन, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमेशा एक पूरे के पूरे एक ट्रेंड से, मतलब एक ग्रुप से ज्यादा आ जाते हैं, इसमें पीरियड्स ज्यादा नहीं बदलते, ठीक है ना। तो अगर आपको ट्रेंड याद है तो आप आराम से इन चीजों को कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा एटॉमिक साइज, और एटॉमिक साइज के बाद में आयंस में एटॉमिक साइज, उसके बाद हम लोगों ने देखा मेटलिक कैरेक्टर, फिर हमने देखा नॉन मेटलिक कैरेक्टर, और उसके बाद अभी हम लोगों ने देखा आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आपको ट्रेंड या ध्यान रखने हैं, या तो उनको ध्यान रखिए या उनको समझ लीजिए कि होते कैसे हैं। किसी भी ट्रेंड को, जैसे जब रेगुलर क्लास होती है तो वहां पर तो हम लोग ट्रेंड वगैरह याद कराने के लिए नहीं बोलते, मतलब उसको समझ लेना चाहिए, क्योंकि समझा जा सकता है, वो ज्यादा आसान है। और लास्ट में भी हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में फर्क है, ठीक है, ठीक ठाक फर्क है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो पढ़ा है अभी, वो आयोनाइजेशन एनर्जी का अपोजिट है। आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है, एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देते हैं, एनर्जी निकलती है, ऐसा होता है ना। यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, कोई ना, यहाँ पे कोई एनर्जी का चक्कर नहीं है, इसमें कोई एनर्जी का लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, जैसे कि आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड नाम की एक चीज होती है ना, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़े होंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। अब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किसमें होती है, हमेशा नॉन मेटल्स में। मान लो ये कंपाउंड है HCl, ठीक है, HCl। तो HCl में एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन है। अब दोनों के दोनों नॉन मेटल्स, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, तो कुल मिला के एक एक इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बना। लेकिन एक्चुअल में ये होता क्या है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में, क्लोरीन एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। कहने का मतलब ये है क्लोरीन के अंदर नॉन मेटलिक कैरेक्टर ज्यादा है,
दोनों नॉन मेटल है लेकिन इसके अंदर नॉन मेटलिक करेक्टर ज्यादा है, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है इसकी साइड में ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, ठीक है ना। इसी वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। अगर मान लो बाई चांस ये बॉन्ड टूट जाए और मान लो अगर ये H और Cl अलग हो जाए तो हमेशा H पे पॉजिटिव चार्ज और Cl पे नेगेटिव चार्ज, क्यों? क्योंकि बीच के जो इलेक्ट्रॉन शेड वाले वो दोनों क्लोरीन के पास चले गए, क्यों? क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। एक कोवेलेंट बॉन्ड जो बना है दो नॉन मेटल्स के बीच में, उसमें से एक मेटल थोड़ा उसने बीच के जो दो इलेक्ट्रॉन उसने अपनी तरफ खींच लिए, इसकी वजह से उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उस पर नेगेटिव चार्ज आता ही है। लेकिन पार्शियल क्यों? क्योंकि पूरी तरह से नहीं है, सिर्फ अट्रैक्ट कर रहा है। वो पूरी तरह से तब आएगा जब बॉन्ड ब्रेक होगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में बटेगा, तब जाके ये पूरा चार्ज आएगा। इसी टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव टेंडेंसी है वो फ्लोरीन की है। कहने का मतलब ये है कि अगर फ्लोरीन किसी के साथ भी केमिकल बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन ने किसी के साथ भी अगर केमिकल बॉन्डिंग करी तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ही अट्रैक्ट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन कभी छोड़ने वाला नहीं है, ठीक। यही बात मेन बात है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी थी? क्लोरीन की ज्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? फ्लोरीन की ज्यादा। समझ में आ गई? अगली बात करेंगे ट्रेंड की। तो ट्रेंड का क्या चलता है जरा देखते हैं। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बिल्कुल नॉन मेटलिक कैरेक्टर से मेल खाएगा नहीं खाएगा? क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन की चाहत ज्यादा है, वही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब भी यही है कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी, मतलब इसका ट्रेंड बिल्कुल नॉन मेटलिक कैरेक्टर की तरह ही मेल खाएगा, यानी मेटलिक से जस्ट अपोजिट। तो अगर बात किया जाए ग्रुप में, तो ग्रुप में आपको पता है टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आने पे मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ती है ना कि लेने की, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा डिक्रीज होगी। ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा डिक्रीज होगी, यानी कि हाइड्रोजन सोडियम पोटेशियम में देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की है, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर इसकी। ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। और अगर पीरियड में देखा जाए तो आपको पता है कि जस्ट अपोजिट ही होने वाला है। और वैसे भी राइट साइड में हमेशा वो रहते हैं, क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलवेज इंक्रीज, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया ट्रेंड। एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं पहले इसका। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर में लगाना है, एलिमेंट में यहां पे लिख देता हूं। ठीक, ये 5 एलिमेंट हैं, इनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के घटते हुए ऑर्डर में लगाओ, यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है उस टर्म में लगाना है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव को सबसे पहले, उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर चेक की जाए तो ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो ट्रेंड का यहाँ पर का थोड़ा सा यहाँ पे उलझेगा, क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से चलो देख ही लेते हैं क्या है। सबसे पहले पीरियड लिख दो, ये तीसरे पीरियड का एलिमेंट है, ये तीसरे पीरियड का है, ये दूसरे पीरियड का है, ये दूसरे पीरियड का है, और ये सिलिकॉन तीसरे पीरियड का है। बोरॉन भले ही दूसरे पीरियड का है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम होने वाली है, देखने में तो ऐसा लगेगा, लेकिन इसकी कम होगी। तो देखो सबसे पहले सेकंड पीरियड की बात कर लो। तो सेकंड पीरियड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होगा इन दोनों में? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद बोरॉन को यहाँ पर आना चाहिए, बोरॉन को यहाँ पर होना तो चाहिए, लेकिन बोरॉन एक मेटलॉइड है और मेटलॉइड में ये कैरेक्टर बहुत कम पाया जाता है। तो बोरॉन के अंदर तो मेटलिक कैरेक्टर असल में ज्यादा है, तो बोरॉन को यहाँ नहीं रखेंगे। ट्रेंड अगर आप फॉलो करोगे तो आना चाहिए, लेकिन एक्चुअली अगर वो ऐसा क्वेश्चन देंगे भी इस टाइप का तो उसमें बोरॉन नहीं रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उन्हें भी पता है कि बोरॉन, मैंने कहा ना कि एक्सेप्शनल केस आपके में नहीं है 10 तक, ये थोड़ा 11th में पीरियोडिक टेबल दोबारा जब पढ़ोगे तो वहां पे देखने को मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन होना चाहिए ट्रेंड के हिसाब से, इसके बाद बोरॉन होना चाहिए, क्योंकि जो पर उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऐसा ही ट्रेंड बोल रहा है। तो इन दो को हटाओ पहले। इसके बाद ये तीनों एक ही पीरियड के हैं, तो जो जितना राइट में, यानी कि सबसे पहले क्लोरीन आएगा, क्लोरीन के बाद में फिर फास्फोरस आएगा और लास्ट में आएगा सिलिकॉन। तो ये ट्रेंड बनता है अगर हम इसको ट्रेंड के हिसाब से चलें।
लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज आना चाहिए, ये होना चाहिए पहले नाइट्रोजन, फिर होना चाहिए क्लोरीन, क्लोरीन के बाद में फास्फोरस, के बाद में सिलिकॉन, और लास्ट में आना चाहिए बोरॉन, क्योंकि बोरॉन असल में एक मेटालॉइड है जिसमें मेटलिक कैरेक्टर ज्यादा पाया जाता है, तो बोरॉन को तो लास्ट में होना चाहिए था। बट ट्रेंड के हिसाब से आप ये भी रख सकते हो। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा भी तो बोरॉन मुश्किल ही है कि उसके अंदर बोरॉन दिया जाए, बोरॉन नहीं देंगे, ठीक है ना, उसकी जगह हो सकता है ऑक्सीजन रख दें, ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे इसका। क्वेश्चन इस तरह का होता है कुछ, ठीक है ना, बहुत ज्यादा ऐसे एलिमेंट नहीं देंगे वो जिसमें कंफ्यूजन हो। सबसे पहले इनके पीरियड लिख दो, सल्फर थर्ड पीरियड, फ्लोरीन सेकंड, ये भी सेकंड, ये भी सेकंड, और ये थर्ड पीरियड, ठीक है ना। दो तो सबसे जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा वाले, क्योंकि वो ऊपर है भाई, टॉप टू बॉटम पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, जो ऊपर है उसकी ज्यादा है। इन तीनों में सबसे ज्यादा फ्लोरीन की है, अगर फ्लोरीन दिख रहा है तो सबसे पहला नंबर फ्लोरीन का होना चाहिए। फ्लोरीन के बाद में उसके जस्ट बगल में होता है ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन की आएगी, उधर आएगी नाइट्रोजन, तो ये तीन एलिमेंट तो ऐसे हो गए, ठीक है ना। वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर याद रखो, ओन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सही ऑर्डर। सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चलती है, ठीक है ना। और इसी के बीच में यहीं कहीं फिर सल्फर वगैरह भी आएंगे। लेकिन पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड है, जरा इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो पहले तो ये तीन हो गए, इसके बाद बचा सल्फर और क्लोरीन। तो सल्फर और क्लोरीन में क्या है, सेम पीरियड के हैं, तीसरा पीरियड तीसरा पीरियड। जब पीरियड सेम हो जाए तो हम क्या देखते हैं, लेफ्ट राइट, यानी कि जो राइट में है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज्यादा राइट में कौन है, क्लोरीन पहले इधर राइट में है, तो क्लोरीन के बाद में लास्ट में आएगा सल्फर। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया ट्रेंड। ठीक है, फिर एक ट्रेंड होता है रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी, ठीक है। रिएक्टिविटी में दो अलग अलग तरह के ट्रेंड हो सकते हैं। रिएक्टिविटी मेटल्स में अलग देखी जा सकती है और नॉन मेटल्स में अलग देखी जा सकती है। मेटल्स का मतलब यहां पर बात किया जाएगा एस ब्लॉक की, और नॉन मेटल्स में आपको पता है नॉन मेटल सारे के सारे कहां पर है, पी ब्लॉक में। क्योंकि रिएक्टिविटी का कोई एक ट्रेंड परमानेंट एक ट्रेंड नहीं है जिससे सब कुछ निकल जाए, तो रिएक्टिविटी में आपको अलग अलग ट्रेंड देखना पड़ेगा। एस ब्लॉक में क्या होता है, एस ब्लॉक में मेटल, ऊपर से नीचे आने पे मेटलिक कैरेक्टर बढ़ा। भाई मेटल की रिएक्टिविटी एक अलग तरह की रिएक्टिविटी है और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी एक अलग तरह की है। मेटल की रिएक्टिविटी मतलब मेटल में इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कितनी है, दैट इज रिएक्टिविटी। नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कितनी है, एक्सेप्ट करने की, तो वो एक अलग रिएक्टिविटी। तो दोनों के तरीके अलग है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि मेटल्स में जो एस ब्लॉक अगर देखा जाए तो इसमें जरा चेक कर लो, ग्रुप में अगर देखा जाए तो मेटल्स में क्या टेंडेंसी है, टॉप टू बॉटम मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो मेटलिक कैरेक्टर का यानी कि मेटल्स की रिएक्टिविटी भी बढ़ रही है। तो इसमें क्या होगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज, ऊपर से नीचे आने पे रिएक्टिविटी किसकी, मेटल्स की, बात मेटल्स की जा रही है। और पीरियड में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, ठीक है। इसमें सिर्फ उसमें मेटल्स की केस में, जैसे एग्जांपल एक दे दिया जाए, मान लो दिया गया है रिएक्टिविटी ऑर्डर में लगाना है और इसके अंदर है हमारा पोटेशियम, इसके अंदर है हमारा सोडियम, इसके अंदर है हमारा मैग्नीशियम और इसके अंदर है हमारा फ्रांशियम, ठीक है। और इसके अंदर है मान लो हमारा सीजियम, ठीक है। तो इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर में इनको लगाना है, तो ये सारे के सारे एलिमेंट एक ही, हाँ अलग अलग कुछ पीरियड में भी देखे जा सकते हैं। जैसे ये पोटेशियम है चौथे पीरियड का, सोडियम तीसरे पीरियड का, मैग्नीशियम भी तीसरे का, फ्रांसियम सातवें पीरियड का और सीजियम छठे पीरियड का, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनके पीरियड लिख दो। तो जिसमें जितना ज्यादा पीरियड यानी वो उतना नीचे की साइड में है, उतना बॉटम में है, तो बॉटम वाले का सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव यहाँ पे है फ्रांसियम, फ्रांसियम के बाद सीजियम, ओके, ये दो ज्यादा रिएक्टिव है। इसके बाद फिर पोटेशियम आना चाहिए,
उसके बाद आना चाहिए सोडियम, लास्ट में आएगा मैग्नीशियम। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक सेम पीरियड के हैं, लेकिन मैग्नीशियम राइट में है और लेफ्ट टू राइट दिखा ना, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, तो राइट में जो है उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। तो ये सिर्फ बात मेटल्स की हुई है। नॉन मेटल के केस में जस्ट अपोजिट इसका हो जाएगा। तो ग्रुप में क्या होगा, बॉटम आने पे कम होगी, क्योंकि इधर बढ़ रही है तो इधर कम होगी, टॉप टू बॉटम डिक्रीज, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज। ठीक है, वही इससे जस्ट अपोजिट ट्रेंड, कुछ नया होना ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, मान लो दिया है कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन। ठीक है, फास्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर लगाना है। तो अब ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं, तो नॉन मेटल्स में क्या है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज। ठीक है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज और टॉप टू बॉटम डिक्रीज, यानी कि जो जितना नीचे है, जिसमें जितना ज्यादा पीरियड है उसकी रिएक्टिविटी उतनी, और जो जितना राइट में है उसकी उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा है। तो पहला काम हर बार की तरह इनके पीरियड लिख लो। फास्फोरस थर्ड पीरियड, फ्लोरीन सेकंड, सल्फर थर्ड, सेकंड एंड सेकंड, सारे के सारे पीरियड आ गए। तो यानी कि जो तीसरे पीरियड के हैं उनकी रिएक्टिविटी तो वैसे ही कम है, तो सेकंड पीरियड वालों की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो सेकंड पीरियड में भी क्या, जो राइट में ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा राइट में है फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, और नॉन मेटल्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिव भी फ्लोरीन होता है। तो फ्लोरीन हो गया। फ्लोरीन के बाद में अगला है हमारा ऑक्सीजन, काफी रिएक्टिव है। फिर है हमारा नाइट्रोजन, ये भी काफी रिएक्टिव। तो तीन तो ये हो गए। फिर ये तीनों एक ही पीरियड के एलिमेंट है, फास्फोरस, क्लोरीन एंड सल्फर। इसमें क्या कर सकते हैं, जो राइट में है वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो राइट में कौन है, क्लोरीन है। क्लोरीन के बाद में फिर सल्फर है, और लास्ट में हमारा फास्फोरस है। तो इस तरह से रिएक्टिविटी ऑर्डर मेटल में अलग और नॉन मेटल्स में अलग अलग तरीके से चेक की जा सकती है। ओके, तो इतने ही ट्रेंड है मेन जो हमको जिनकी जरूरत पड़ती है। आयनिक, कैटायनिक साइज, एनायनिक साइज याद रखना, और आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और लास्ट में रिएक्टिविटी। ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिडक्शन पावर। हाँ, एक चीज और, एक ट्रेंड और समझ लो, जैसे बेसिक और एसिडिक। मान लो पूछा गया है कि मान लो इनको बेसिक टेंडेंसी में लगाना है, दिया हुआ है KOH, NaOH और NaOH का होल ट्वाइस और AlOH का होल ट्वाइस। अगर इनको बेसिक ऑर्डर में लगाना है तो ध्यान रखो, बेस क्या होते हैं, मेटल के हाइड्रोक्साइड बेस होते हैं। मेटल्स भाई, बेस के अंदर मेटल्स होते हैं, तो जो जितना ज्यादा मेटलिक करैक्टर है उसका बेस भी उतना स्ट्रांग है। तो इन सारे में सबसे ज्यादा मेटलिक करैक्टर किसमें है, पोटेशियम में। तो सबसे स्ट्रांग यहाँ पे बैठना चाहिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद नंबर आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का। उसके बाद इन दोनों की अगर बात किया जाए तो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में सबसे मैग्नीशियम का ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम में मेटलिक बेसिक करैक्टर हमेशा मेटलिक करैक्टर पर डिपेंड करता है। अगर मेटलिक करैक्टर किसी में ज्यादा है तो बेसिक नेचर भी उसमें ज्यादा ही होगा। और लास्ट में हमारा क्या आएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना। एसिडिक इसका जस्ट अपोजिट होगा। अगर एसिडिक में देखा जाएगा तो मान लो उसमें थोड़ा चेंज ये आएगा, जैसे मान लो दिया हुआ है CO2, SO2, SO3 और NO2। ऐसे क्वेश्चंस में देखा जाए तो इनमें क्या है कि जो जितना ज्यादा नॉन मेटलिक है उसके ऑक्साइड में उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो इन सब में देखा जाए तो ज्यादा नॉन मेटलिक कौन है, तो वैसे तो नाइट्रोजन दिखेगा, लेकिन सबसे ज्यादा हमारा सल्फर ट्राईऑक्साइड है, क्योंकि सल्फर ट्राईऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करने पे सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, जो कि ज्यादा मेटलिक है, मतलब ज्यादा एसिडिक है। इसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, फिर सल्फर होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, और लास्ट में आएगा CO2। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें कोई ट्रेंड काम नहीं करते, काफी सारे ट्रेंड उलझे हुए हैं। ठीक है ना, तो इतना सफिशिएंट है आपके लिए। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, वो ये है हाउ टू फाइंड ग्रुप एंड पीरियड ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड कैसे फाइंड करना। देखो, इसका सबसे सही तरीका यह है, किसी भी एलिमेंट का ग्रुप को फॉलो करने के लिए, ग्रुप और पीरियड मालूम करने के लिए, कि आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। कौन सा वाला, अबव वाला।
तो वो तो पढ़ा ही नहीं है, 10 तक होता ही नहीं है, तो फिर बड़ी मुश्किल। तो इससे ज्यादा आसान तरीका क्या है जो ज्यादा इजी पड़ेगा, मान लो कोई भी एलिमेंट दे दिया गया हो, जैसे मान लो दे दिया है एटॉमिक नंबर दे देगा या फिर एलिमेंट का नाम दे देगा, जनरली एटॉमिक नंबर ही देते हैं। तो जैसे मान लो दे दिया कि एटॉमिक नंबर 15 के एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड बताओ, इस तरह क्वेश्चन आता है इस पे। तो 20 उस तक अगर आ गया तब तो आप निकाल ही लोगे, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा आता है तो फिर एक बार को दिक्कत वाली बात हो जाती है। सबसे पहले आप याद रखिए, आपको पता है यहां पर एक मैजिक नंबर बढ़ाया जाता है पीरियोडिक टेबल में। मैजिक नंबर क्या है हमारा? 2 8 8 18 18 32। दिस इज मैजिक नंबर। इससे कोई मैजिक वैजिक नहीं होता कि मतलब कोई जादू वादू तो नहीं होने वाला, बस इसमें क्या है, और ये हमारा है मैजिक नंबर स्पेशली ग्रुप नंबर 1 के लिए। अगर आप ग्रुप नंबर के एलिमेंट को ही याद करते हैं एटॉमिक नंबर तब भी काफी हो। ग्रुप नंबर 1 सबको याद है, क्या है? हेलिना की तरफ से जो भी फ्रेंडशिप फरियाद। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो सबको याद है 1, बस अब आगे इस ट्रेंड को फॉलो करो। तो 1 और इसके बीच में सबसे मैजिक नंबर है 2, यानी कि इसमें 2 जोड़ दो तो 1 और 2 यानी कि 3। अगले में 8 जोड़ो, 3 8 11, फिर 8 जोड़ो 19, आपकी 18 जोड़ना है यानी कि 37, और इसका एटॉमिक नंबर कितना आएगा? फिर से 18 जोड़ना है यानी कि आएगा 55 है, और फ्रांसियम में इस बार कितना जोड़ना है? 32 यानी कि लगभग आएगा 87। तो पहले ग्रुप का अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है तब भी ठीक है। ऐसा क्यों? मान लो अब आ गया जैसे एटॉमिक नंबर 15, आपको पता है कि ग्रुप का क्या है, तो पहला ग्रुप है, फिर दूसरा ग्रुप है ना, पहला दूसरा ग्रुप है, इसके बाद 10 ग्रुप कौन से हैं? डी ब्लॉक के, और उसके बाद यहां से 13 से शुरू होता है, 13 14 15 16 17 18, ठीक है, इस तरह से 18 ग्रुप है। तो मान लो एटॉमिक नंबर 15 दिया, तो कुछ समझ जाओ एटॉमिक नंबर 15 किस पीरियड में है। यहां पर ये सबसे पहला वाला ग्रुप है, तो 11वें नंबर पे यह है, 11वें के नीचे अगला नंबर है 19, यानी कि 11 से लेकर 18 तक के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे इसी में आएंगे। तो पीरियड तो तुरंत समझ में आ जाता है कि पीरियड कौन सा है इसका, एटॉमिक नंबर 15 वाले का पीरियड कितना है? पीरियड हो गया 3, क्योंकि वो तीसरे पीरियड में ही कहीं ना कहीं पे आएगा। भाई एटॉमिक नंबर 11 यहाँ है, फिर 12 13 14 15 इस तरह से चलेगा। और अगर ग्रुप की बात किया जाए तो 15 वाले एटॉमिक नंबर 15 का, तो 11 पे यहाँ है, फिर अगला एक होगा 12वें नंबर पे, वो मैग्नीशियम आएगा। उसके बाद आपको पता है कि बीच में 10 एलिमेंट आते हैं, वो वाले 10 ग्रुप है डी ब्लॉक के, तो डी ब्लॉक में तो आना नहीं है, तो उस 10 को छोड़ के फिर अगला नंबर कहां से शुरू होता है? 13 से, तो इधर 13 इधर 14 इधर 15, तो यानी कि एटॉमिक नंबर 15 वाला जो एलिमेंट है वो 15 नंबर में ही कहीं ना कहीं आ रहा होगा, तो इसका ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा? 15। आ रही बात में? तो ग्रुप और पीरियड निकालने के तरीके का जो सही तरीका है वो तो यही है असल में, कि आप उसका वो पता करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वरना एक इससे भी एक ठीक आसान तरीका क्या हो सकता है, देखो यहां पे मान लो जैसे आ गया फर्स्ट पीरियड है, उसमें हाइड्रोजन है और हीलियम है, ठीक है। सेकंड पीरियड में आपको पता होना चाहिए कि लिथियम से लेकर नियॉन तक है, और थर्ड पीरियड में आपको पता है कि सोडियम से लेकर आर्गॉन तक है। इतना तो कम से कम आपको याद होना ही होना चाहिए कि इतने के बीच अगर फंस रहा है तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। आगे वालों को निकालने के लिए मैंने बताया कि मैजिक नंबर अगर आपको पहले वाले का याद है, उसके बाद आप गिनती करके भी आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि देखो पहले पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट है, दूसरे में 8 है, तीसरे में भी 8 है। अब जो अगला पीरियड आएगा चौथा पीरियड, तो चौथे पीरियड का पहला एलिमेंट होता है पोटेशियम और लास्ट एलिमेंट है इसका क्रिप्टॉन, तो इसके अंदर लगभग 18 एलिमेंट है। फिफ्थ पीरियड में देखा जाए तो फिफ्थ पीरियड में है रुबिडियम, और रुबिडियम के बाद लास्ट में उधर आता है जेनॉन, इसमें भी 18 एलिमेंट है, ठीक है। इसके बाद सिक्स पीरियड में आपको पता है एंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज शुरू हो जाती हैं, तो रुबिडियम के बाद यहां पर है सीजियम, इधर आएगा रेडॉन, और इसमें है लगभग 32 एलिमेंट, ठीक है। और सेवेंथ पीरियड की अगर बात किया जाए तो इधर है फ्रांसियम, और यहां पर जो 118वें नंबर का एलिमेंट है जिसका कोई नाम नहीं है, ऑग्नेस के बोलते हैं वैसे तो उसको, लेकिन इनका कोई इस तरह के फिक्स नेम नहीं होते, ठीक है ना। 100 के बाद के एलिमेंट के आईपीसी नेमिंग की गई है, उनके नाम बनाए जा सकते हैं, उनके नाम के तरीके, उनके नाम याद
जैसे कार्बन को तो कार्बन याद ही रखना है, हाइड्रोजन को तो याद ही रखना है, लेकिन आगे 100 के बाद के जो एलिमेंट है तो उनको कुछ याद नहीं रखना है। आईपीएससी में कुछ तरीके हैं उनको, वो आप पढ़ोगे आगे भी, और 11th में है वो। और 118 के बाद इसमें लगभग 26 या 32 एलिमेंट दोनों कह सकते हैं, और ये एक इनकम्प्लीट पीरियड है। इनकम्प्लीट यानी कि अभी इस पे काम चल ही रहा है, इसमें अभी जितने भी एलिमेंट है वो पूरी तरह से अभी तक नहीं भरे जा चुके हैं, ठीक है। तो बस यही है कि मान लो अगर कोई भी तो पीरियड तो आप तुरंत फाइंड कर लोगे। जैसे मान लो आ गया एटॉमिक नंबर 50, तो 50 में आपको खुद आइडिया लगा दो 50 में क्या हो सकता है, कौन से पीरियड का है। सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर है 1, इसका 3, इसका 11, इसका 19, इसका 37, इसका 55 और इसका 87, ठीक। तो पहले तो ये होना चाहिए। 50 कहाँ आएगा खुद आइडिया लगा लो। एटॉमिक नंबर 50 वाला ये 37 है और ये 55, यानी कि इसी वाले में आगे यहीं कहीं पे 50 बैठेगा। तो पीरियड नंबर तो तुरंत पता लग गया, तो पीरियड नंबर तो है उसका 5। अगला बात आ गई ग्रुप की। तो या तो देखो क्या तरीका, 37 पे एक है, फिर आएगा 8, 39, 40, 41, इस तरह से करते 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 आप आगे जाके निकाल सकते हो। तो 50 पे है टिन, तो टिन है यानी कि ग्रुप नंबर 14 पे, ठीक। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता तो कम से कम ये होना चाहिए कि आपको एस और पी ब्लॉक बहुत अच्छे ढंग से रटे हुए होने चाहिए, ध्यान कि उसका कोई भी एलिमेंट आप आराम से उसका निकाल सको, ठीक है ना। और पहले वाले पीरियड के ही बस एलिमेंट अगर उनको एक सही ऑर्डर में रखना है तो पहले वाले का आपको याद होना चाहिए, मैजिक नंबर पता है 288, 1818, 32, ओके। तो इस तरह से पहले वाले का एटॉमिक नंबर निकल जाएंगे। एक चीज और यहां पे याद रखनी है कि अगर ग्रुप और पीरियड मान लो लेंथनाइज सीरीज का पूछ जाए, इसमें ऐसे याद रखना कि एटॉमिक नंबर ऐसे याद रखो, एटॉमिक नंबर 57 से लेकर, ठीक है ना, 57 से लेकर 71 तक, 57 से लेकर 71 तक के जितने भी एलिमेंट हैं, 57 से लेकर 71 तक, इन सबका ग्रुप है 3 और इन सबका पीरियड है 6। आगे बस में चाहे कोई भी एटॉमिक नंबर मिल जाए, जैसे कि मान लो यहां पर आपको आज मिल जाए 60, 65, 62, ठीक है ना, 70, 68, जो भी इस तरह का, इन सब में एक ही चीज है ग्रुप थर्ड, क्योंकि ये सारे लेंथनाइट सीरीज के एलिमेंट है तो सबका ग्रुप 3 रहेगा, पीरियड नंबर 6 ही रहेगा। और इसी तरह से अगर आपको मिलता है 89 से लेकर 103 तक के एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 89 से लेकर 103 तक का पूछा जाए तो इसमें भी क्या है कि ग्रुप तो इसका भी 3 रहेगा, ये सारे तीसरे ग्रुप के एलिमेंट है, पीरियड इसका हो जाएगा 7। अरे बस सुनिए, ओके। तो और अगर कुछ छोटी मोटी चीज बच रही हो तो उसको आप लोग खुद से देख लें, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने पढ़ा है क्लास में, काफी अच्छे से पढ़ाया जाता है, कोई भी पढ़ा है इसको, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और ट्रिकी क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं। तो मैंने जितने भी एग्जांपल दिए हैं सब पे जो एग्जांपल, जितने भी मतलब ट्रेंड बताए हैं उस पे जो एग्जांपल्स बताए हैं उसी तरह के क्वेश्चन इस पे आते हैं। थोड़ा बहुत थ्योरी को भी याद कर लीजिए, इका सिलिकॉन, इका ये, इका वो, इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जैसे मान लो इस पे एक क्वेश्चन है, अब मान लो 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड डज नॉट इंक्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड डज नॉट इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम में कौन सा जो ट्रेंड है वो इंक्रीज नहीं करता, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड, अब ट्रेंड के ऊपर सवाल कर रहा है कि कौन सा ट्रेंड है जो इंक्रीज नहीं करता। तो उसमें दे रखा है, पहला है मेटलिक कैरेक्टर, दूसरा है एटॉमिक साइज, इसके बाद दिया है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और दिया है मान लो रिएक्टिविटी। तो कह रहा है कौन सा ऐसा ट्रेंड है जो टॉप टू बॉटम आने पर इंक्रीज नहीं करता, जिनमें बढ़त नहीं होती, इंक्रीज नहीं होता। आपको पता है मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है ऊपर से नीचे आने पे, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ रहा है तो साइज में इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है। एटॉमिक साइज तो बिल्कुल बढ़ता है, शेल बढ़ती है तो ऊपर से नीचे आने पे साइज भी बढ़ रहा है। रिएक्टिविटी भी हमने देखा है कि मेटलिक वाले उसमें बढ़ती है, नॉन मेटलिक में तो भले ना बढ़े लेकिन मेटलिक वाले केस में तो बढ़ रही है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ऐसी चीज है जो पूरे ग्रुप में सेम होता है, ठीक है ना। तो ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है, जैसे ये सारे एलिमेंट हैं, ये पहला ग्रुप है, तो इन सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है। दूसरा ग्रुप है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम, सेकंड ग्रुप जो है। तो
तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ग्रुप में हमेशा सेम होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा ये, यानी कि ये एक ऐसा ट्रेंड है जो टॉप टू बॉटम आने पे इंक्रीज नहीं होता। तो इसी तरह से कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछ लेते हैं इस पे, ठीक है ना। तो इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे अब समाप्त करते हैं। जितनी चीजें पढ़ी हैं ठीक ठाक है, काफी हैं आपके लिए। और मेंडलीफ से भी क्वेश्चन पढ़ लेना कि मान लो इका एल्यूमिनियम है तो इसका ऑक्साइड कैसे होगा। अब इका एल्यूमिनियम का मतलब क्या है कि यानी कि एल्यूमिनियम के नीचे का एलिमेंट है और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड कैसा होता है Al2O3। अब मान लो एलिमेंट के लिए वो ई दे रखा हो तो एल्यूमिनियम की जगह ई रख लो तो E2O3 बन जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही है इसमें। अब ज्यादा पढ़ेंगे बहुत ज्यादा तो कंफ्यूजन होने लग जाएगा क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास। तो इसी के साथ लेक्चर समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।